तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक सीरीज में हम लोग मानव कौल साहब की किताब अंतिमा के अगले भाग पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोज शाम को अपनी आंखें नीचे करके मुंह पर मास्क लगाकर और कान में संगीत के साथ करीब 1 घंटे चलने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में आसमान देख लेता हूँ जो पहले से कहीं ज्यादा उजला दिख रहा होता है। शाम का धीरे धीरे चले जाना और रात का खिसकते हुए आने का असर मैं रोज अपने चलने में महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है लगातार, पर दिमाग को पता है कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हम बस एक ही जगह घूम रहे हैं। मुझे एक ही जगह घूम रहे विचारों का प्रवाह बहुत सुकून देने वाला लगता है। कभी नजर लोगों के मास्क लगे चेहरों पर जाती है, लगभग एक जैसे ही चेहरे जो आपकी आंखों में रोज दिख जाने की पहचान टटोल रहे होते हैं। अगर आपने किसी को भी देखकर मुस्कुरा दिया या हाथ उठाकर अभिवादन किया तो इसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब रोज उस व्यक्ति से जब तक आप अपने अभिवादन का रिचुअल पूरा नहीं कर लेते तब तक कुछ खटकता रहता है। सारे विचार बुत बने खड़े रहते हैं, मानो अभिवादन करना एक काम हो जिसके पूरा होने के बाद ही सारे विचार अपनी बातचीत शुरू करेंगे। मैं इन अभिवादनों और मुस्कुराहटों से बचने के लिए या तो अपनी आंखें झुकाए रहता हूँ या आसमान ताक रहा होता हूँ, पर फिर भी आप कितना बच सकते हैं। पवन, बहुत पुरानी जान पहचान का एक आदमी जिसने मेरे विचारों के किले को तहस नहस करने की जैसे कसम खा रखी। शुरू में वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था, मुझे मुस्कुराना पड़ता, फिर वह मुस्कुरा कर अभिवादन करता और कुछ वाक्य कहता। मैं इशारे से उसे कहता कि हेडफोन लगे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और वह आगे बढ़ जाता। फिर कुछ दिनों बाद वह अभिवादन के बाद मेरे साथ चलने लगा। मैं जब उसे देखता तब वह खिसियाता हुआ मुझे यूं देखता कि मानो मैंने ही उसे घूमने के लिए बुलाया है। मैंने अपने घूमने का वक्त बदलने की कोशिश की, पर तब या तो बहुत धूप होती है और या बहुत अंधेरा हो चुका होता है। मुझे उसी समय में रहना पड़ा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं आज पवन को कह दूं कि भाई, मैं अकेले टहलना चाहता हूँ। वह अगल बगल में चल रहा था। मैंने अपने हेडफोन निकाले, उसकी तरफ मुखातिब हुआ। मेरे पलटते ही उसने कहा, मैंने 4 छिपकलियां मार दी। यह कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। क्या? क्यों? मैं जब तक खुद को रोक पाता ये दोनों शब्द मेरे मुंह से निकल गए। कई महीनों से 2 छिपकलियां थीं, सो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, और आप तो जानते हैं कि मुझे जानवरों से कितना प्रेम है। मैं कहना चाह रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें भी ठीक से नहीं जानता हूँ, पर पवन अपने बोलने में एक सांस की भी जगह नहीं छोड़ रहा था कि मैं उसमें अपनी बात रख सकूं। तो मैं चलता रहा और उसे सुनता रहा, इस आशा में कि जब वह मुझे मौका देगा तो मैं उसे कह दूंगा कि भाई, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर एक दिन मैंने देखा उसका एक बच्चा हो गया है। मैंने सोचा, चलो, छोटा परिवार सुखी परिवार है। फिर मुझे एक और बच्चा दिखा। आप यकीन करेंगे इस बात का? मतलब एक तो वो दूसरे के घर में है और एक, 2 नहीं, पूरे 4 बच्चे पैदा कर चुके हैं। मतलब यह तो ठीक नहीं है ना। छिपकली और उसके पति को तो पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, और बच्चे, वे तो कहीं भी घुस रहे हैं। अब मैं तो उन्हें सिखाऊंगा नहीं कि भाई देखो, ये दाल है, ये दूध है, तुम्हारी जगह दीवारों के कोनों में है, खासकर बिस्तर पर तो मत घुसो। चलो, बच्चे हैं, एक दिन सीख जाएंगे। तो मैं उन्हें डांट फटकार कर सिखाता रहा, पर फिर कल दोपहर को तो भाई गजब ही हो गया। यह कहकर वो अपना सिर हिलाने लगा और कुछ देर के लिए चुप हो गया। यह मेरा मौका था उसे चुप कर देने का और यहाँ से निकल जाने का, पर अगर मैं चला गया तो क्या गजब हुआ है यह खटकता रहेगा और मैं कुछ भी लिख नहीं पाऊंगा। मेरे लिए इस छिपकली की कहानी का अंत जानना ज्यादा जरूरी था। पवन की उम्र लगभग 40-45 के करीब होगी। लॉकडाउन के कारण उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी और बहुत से बाल भी सफेदी प्राप्त कर चुके थे। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर मुझे उससे पूछना पड़ा, क्या गजब हो गया? उसने मुझे बिना देखे जवाब दिया, क्या बताऊं? दोपहर को मैंने देखा कि एक नई छिपकली खिड़की से झांक रही है और मेरे घर की दोनों छिपकली उसे देखने में व्यस्त थी। मुझे लगा, चलो, मेरे घर की छिपकली उस बाहर वाली छिपकली को भगा देंगी, पर मेरी छिपकली खिड़की के बाहर गई और उस नई छिपकली के साथ अंदर आ गई। अब मैं इनकी पूरी कहानी समझ गया था। देखिए, कोई फ्री में आपके साथ रहे तो ठीक है, पर वो आपको चूतिया भी समझने लगे, ये बात तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
मतलब उस छिपकली ने जरूर बाहर जाकर बोला होगा कि बड़ा ही भोला है, बुड़बक है, आ जाओ और यहीं रहो और खूब बच्चे करो। यह गधा कुछ नहीं बोलेगा और बच्चों को मैनर्स सिखाएगा तो अलग। इस बात पर मैंने उठाई चप्पल और सबसे पहले मादा छिपकली को मारा, फिर उसके 3 बच्चों को। पर जब मैं नर छिपकली को मारने गया तो छिपकली पलटी और उसने मुझसे कहा। पवन चुप हो गया। मुझे लगा कि यह उसकी ट्रिक है मुझे फंसाने की। मैं उसे घूरता रहा पर उसके चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। शायद परिवर्तन आया भी होगा, पर मुझे उसके मांस के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। यह ट्रिक नहीं हो सकती, पर वह इतने सस्पेंस पर कहानी कैसे रोक सकता है। मुझे गुस्सा आने लगा और मैं उससे कहना चाहता था कि छिपकली कैसे बात कर सकती है, पर मैंने कहा। छिपकली ने क्या कहा? उसने कहा कि हमने तुम पर विश्वास किया था। मतलब उसने कहा नहीं, आप तो समझते हैं कि छिपकलियां बात थोड़ी ही कर सकती हैं, पर जब आप कुत्तों के साथ रहते हैं तो आप उनसे इंसानों की तरह बात करने लगते हैं। बाहर से देखने वालों को तो यही लगता होगा कि क्या कुत्तों से बात करता है, पर सिर्फ कुत्तों से प्रेम करने वाला ही समझ सकता है कि बात बाकायदा होती है। वैसे ही जब छिपकली पलटी उसने कहा कि हमने तुम पर विश्वास किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। आप समझ रहे हैं ना? महीनों, शायद सालों का यह संसर्ग था। हमने कितनी चुप घड़ियों में एक दूसरे को घंटों निहारा था। कितने ही कीड़ों को उन्होंने मार कर खत्म किया था मेरे लिए। मैं अंत में इंसान ही निकला। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, पर दोनों साथ चलते रहे। मैंने अपने हेडफोन वापस नहीं लगाए। पवन चप्पल, पैंट और शर्ट पहने हुए था। मुझे लगा उससे पूछूं कि जूते क्यों नहीं पहने, पर यह सवाल करते ही एक तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उसके बाद के सवालों पर हमारे संबंध की एक कहानी शुरू हो जाएगी जिससे मैं हमेशा बचता चला आया हूँ। तो मैं चुप ही रहा। मुझे लगा उससे पूछूं कि जूते क्यों नहीं पहने, पर यह सवाल करते ही एक तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उसके बाद के सवालों पर हमारे संबंध की एक कहानी शुरू हो जाएगी जिससे मैं हमेशा बचता चला आया हूँ। सो मैं चुप ही रहा। जाते वक्त पवन ने कहा, आज मैंने बैंगन बनाए हैं, आपको बैंगन पसंद है? मैंने इसका जवाब वाह में दिया और वहां से चल दिया। यह जवाब देर तक मुझे चुभता रहा, पर और क्या जवाब हो सकता था। रात को देर तक बालकनी में बैठा रहा। चांद आज पूरा है आसमान में। तारे भी धुले हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, पर हवा नहीं चल रही है। सलीम का मैसेज आया कि कुछ पैसे चाहिए। मैंने जवाब दिया कि कल ट्रांसफर कर दूंगा। पिता को फोन लगाया और देर तक उनकी दिनचर्या सुनता रहा। सलीम आजकल दिन भर उन्हीं के साथ रहता है। पिता ने कहा, अगर तेरी माँ होती ना इस वक्त तो उससे तो घर में बंद रहना सहन ही न होता। उसके तो पैरों में भंवर है तेरे जैसी। कल रात देर तक सोचता रहा कि क्या मेरी समस्या मेरे पैरों में के भंवर में है। क्यों, नींद क्यों नहीं आई रात में? मैंने पूछा था। अरे आई, पर 3 बजे के करीब उठ गया। फिर बैठा रहा बिस्तर पर और सुबह होने का इंतजार करता रहा। यह सुनते ही मुझे सन्नाटा सुनाई दिया जिसमें पूरा चांद था, तारे थे और हवा का नामो निशान नहीं था। उस सन्नाटे में मैं पिता के कमरे के कोने में खुद को खड़ा पाता हूँ और वह बिस्तर पर अंधेरे में बैठे दीवारें ताक रहे होते हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि पिता से पूछूं कि क्या सोचते हैं वो उन चुप घड़ियों में। क्या वह जो सोचते हैं मैं भी वही सोच रहा होता हूँ जब मैं देर तक पंखे को ताकता रहता हूँ। क्या 3 बजे के आसपास नींद खुलना हमारी खानदानी बीमारी है? एक उम्र के बाद कैसे हम माँ बाप की तरह दिखने लगते हैं। उनके आदतों की झलक हमारे होने में बढ़ती चली जाती है, खासकर वे आदतें जो हमें कतई पसंद नहीं आती थी। अब इस उम्र में कैसे वे हमारे दैनिक जीवन में आकर बैठ जाती हैं। आप कितना भी उन्हें झटक कर अलग करने की कोशिश करें, वे बार बार पलट कर वापस चली आती हैं जब तक आप उन्हें स्वीकार न कर लें। मैंने बहुत सोचा कि अपने पिता को अपने लिखे में ना आने दूं। लिखने की यही समस्या होती है कि सारे दरवाजे आपको खोल कर रखने होते हैं। कौन कब कहाँ कैसे प्रवेश करेगा इसका आप पर कोई वश नहीं होता है। अगर सामान्य दिन होते तो मैं शायद यह रोक भी सकता था, पर इस वक्त अपनी ही स्मृतियों में कैद होकर वह वश भी छूट चुका है। अब मेरे पिता मेरे लिखे का हिस्सा थे और वह अपनी सारी बातों के साथ यहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे इसे वह स्वयं तय करेंगे, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे और मेरे पिता की कभी बनी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी उनका वह आदर्श बच्चा नहीं हो पाया था जिसे वह समाज को दिखाकर खुशियाँ लूट सकें।
मैंने उनकी खुशियों के दरवाजों पर बहुत पहले ही ताले लगा दिए थे, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर बची रह गई कड़वाहट पर लगातार बहस हो जाती थी। पहले माँ बीच में सब कुछ संभाल लेती थी, पर उनके जाने के बाद अब बीच बचाव वाला कोई नहीं बचा था, तो हमारा लड़ना भी बंद हो गया। माँ जब तक थी, उन्होंने हम दोनों को लगातार एक दूसरे की बुराई करते सुना था। एक दिन उन्होंने कह दिया कि अगर बुराई करनी है तो मुझसे बात मत किया करो, और हम दोनों के संवाद माँ से एकदम कम हो गए। माँ के न रहने पर लगा कितनी ही बातें थी जो उनसे हम दोनों अपने लड़ने के चक्कर में नहीं कर पाए थे। रात फिर नींद खुली। इस बार मैंने टाइम नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन था कि 3:10 ही हो रहा होगा। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। फिर लगा क्या पिताजी भी इसी वक्त अपने पलंग पर यूं बैठे होंगे। मैंने पानी पिया और लेट गया, और लगा अगर बाथरूम नहीं जाऊंगा तो फिर एक बार उठना पड़ेगा। तो मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। चांद पूरा था। रोशनी खिड़कियों से भीतर कुछ ऐसे आ रही थी कि मानो बाहर ट्यूबलाइट जल रही हो। तभी लगा पीछे ड्राइंग रूम की तरफ कोई खड़ा है। मैं पलटा तो मुझे एक आकृति हिलती हुई दिखी। मैंने तुरंत लाइट जलाई और ड्राइंग रूम में गया, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे मैंने लाइट नहीं बुझाई और वापस पलंग पर आकर लेट गया। जब तक लाइट जलती रहेगी मुझे नींद नहीं आएगी। मैं फिर उठा और लाइट बंद करके कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। कौन हो सकता है? एक उम्र के डर क्या हमारे मरने तक पूरे जीवन में पसरे रहते हैं? बाहर से रोशनी भीतर आ रही थी। एक ठंडक थी। घर के कोनों में अंधेरा था और लगभग पूरा कमरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। बहुत देर तक आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई, पर फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ देर में लगा कि कोई आकर बगल में बैठ गया है। सोफा मेरे कानों के पास से थोड़ा दब गया था। मैं डरपोक भी हूँ और भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं करता। मैं जानता हूँ कि यह विरोधाभास है। विरोधाभास की वजह से मैं खुद को कोसता भी हूँ, पर इससे छुटकारा नहीं है। मुझे पता है कि मैं अगर अपनी आंखें खोलूंगा तो बगल में कोई भी नहीं होगा, पर बंद आंखों में मैं उनकी मौजूदगी पूरी तरह महसूस कर सकता था। तभी उन्होंने मेरे बालों को सहलाया। मैं अपना हाथ अपने माथे की तरफ ले गया। उनका कोमल हाथ मेरे हाथों से छू गया। इच्छा हुई कि आंखें खोल दूं, पर मैं उनके हाथों को सहलाता रहा। उनके हाथ में कोई रेखाएं नहीं थी। मेरे हाथ उनकी कलाई तक गए और मैंने उस धागे को छुआ जो अभी तक उनकी कलाई पर बंधा हुआ था। उस धागे को छूते ही मेरे हाथों ने टटोलना बंद कर दिया। मैं जड़ हो गया। हरा धागा। मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और मैं सांस कुछ यूं लेने लगा मानो मैं नदी के भीतर छुपा बैठा हूं। पहचान लिया? उनकी आवाज आई और मैंने अपनी आंखें खोल दी। सुबह हो चुकी थी। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैं पसीने में लथपथ उठा और देखा कचरे वाला है। मैंने उसे कचरा दिया। उसने शिकायत की कि आपके घर की घंटी बंद है। मैंने देखा बटन बंद था। उससे माफी मांगते हुए मैंने बटन चालू किया। उसने कहा कि क्या आप कपड़े पहन कर नहाते हैं? मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी कितना बजा है? मैं कहाँ हूँ? कौन सी तारीख है? क्या असल में सारा कुछ काल्पनिक है? क्या मैं सो रहा हूँ, या मैंने अपने जीने की बोरियत में इस तरीके की जिंदगी की कल्पना की है? या सच में हम एक ऐसे अविश्वसनीय समय से गुजर रहे हैं कि सोफे पर किसी हाथ का मुझसे बात करना एकदम सामान्य बात लग रही है। दिन भर मैं उनके बारे में सोचता रहा और धागे के रेशों में उलझा पड़ा रहा। वायरस फैलता जा रहा था। देश दुनिया की खबरें चली आती थी बिन बुलाए। मैं उन्हें अपने पास झिड़कता चलता था। बार बार घूमते फिरते अपने लैपटॉप पर आता हूँ, चंद वाक्य जोड़ता हूँ और उससे कहीं ज्यादा काट कर अलग कर देता हूँ। पर इस बार मेरा काटना अलग है। इस बार काटना उन चीजों का है जिन्हें सामान्य दिनों की लेखनी में मैं अपने लिखे में सहेज लेता था। मुझे लगता है कि अभी सब कुछ इतना असामान्य सा अगल बगल चल रहा है तो लिखना कैसे सामान्य रह सकता है। मुझे लगता है कि मैं बहती नदी के किनारे खड़ा हूँ। बहते पानी के समान दिन बीत रहे हैं। किसी एक को दूसरे से अलग करके देखना बहुत कठिन है, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल एक समान एक ही गति में चले जा रहे हैं। चाय बनाता हूँ तो लगता है अभी तो बनाई थी चाय, जबकि वह बीते दिन की बात होती है। इस बार चाय के बजाय कॉफी बनाता हूँ और पिता को फोन करता हूँ। दूसरी तरफ से बेटा आवाज आती है। मैं इस आवाज के सुनते ही धंसने लगता हूँ। कुछ देर कोई जवाब नहीं देता। पीछे गाने सुनाई दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ कौन से गाने चल रहे हैं?
ये जानते हुए कि पिता असल में क्या सुनना पसंद करते हैं। कुछ देर उनकी सांसों की आवाज आती है, फिर वह कहते हैं, रफी, रफी के एवरग्रीन हिट्स। सलीम ने नाश्ता बनाया? बना रहा है। आज लेट हो गए। ये बाहर सब्जी लेने गया था, उससे कहना कि सब्जियों को कुछ घंटे धूप में रखे। पिता चुप रहे। मेरे शब्दों में जब भी वह ऐसे संवाद सुनते हैं जिनसे ऐसा लगे कि मैं उनका ख्याल रखता हूं, तो वह बिदक जाते हैं। जब माँ थी तो एक बार की हमारी लड़ाई में उन्होंने कहा था कि मैं बचना नहीं चाहता। मुझे बार बार मत बचाओ कि वाक करो, ये खाओ, ये मत खाओ। मुझे जिंदा अपने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात पर हम दोनों लड़ते रहे और कब हमारे बीच से माँ चली गई यह पता ही नहीं चला। तुमने क्या खाया? कुछ नहीं, अभी काफी पी रहा। मैं भी रफी के गाने लगाता। हाँ सुनो, मुझे पता है कि उन्हें क्या खुशी देता है। जो चीज उन्हें बहुत पसंद है, अगर मैं वही चीजें करता पाया जाता हूँ तो वह एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि मैं उनकी लगभग हर पसंद की हुई चीज से बचपन में ही इतना पक चुका था कि अब उन्हें मैं सह नहीं सकता था। कुछ देर की चुप्पी में मैंने रफी के गाने लगाए। उन्हें जब वे सुनाई देने लगे तो उन्होंने सलीम को आवाज लगाई कि ले इससे बात कर ले। हाँ जी। सलीम, बाहर ज्यादा मन निकला कर, एक बार में सेब ले आ। भाई, इन्हें ताजी सब्जी अच्छी लगती है, आप चिंता ना करो। मुझे पता है कि इस वक्त पिता सलीम को घूर रहे होंगे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं यहाँ से बैठा हुआ उनका संसार कंट्रोल करूं। मैंने पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सलीम चुप हो गया। मुझे सलीम से अलग से बात करनी पड़ेगी और पिता के सामने कुछ नहीं कहेगा। कुछ देर में सलीम ने फोन काट दिया। किस स्पेस में था मैं अभी? फोन काटते ही मैं गांव में था। पिता सलीम को घूर रहे थे और सलीम मुझे आश्वासन दे रहा था। मैंने अपना घर देखा। कब मैं वापस इस संसार में पहुंचा। चुप्पी की आंखें अलग होती है, वे देखती कम और सोचती ज्यादा है। अंतिमा का लंबा मैसेज आया। उसकी बिल्डिंग में कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। उसने सुझाव दिया कि वह अपनी दोस्त की कार लेकर मेरी बिल्डिंग के कंपाउंड में आ जाएगी और हम गाड़ी में बैठकर पी लेंगे। शाम को 7 बजे तैयार रहना। से उसने मैसेज का अंत किया। इसका मतलब था कि वह कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती थी। मैंने बस एक मैसेज किया, अपने बॉयफ्रेंड को बता देना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं एक स्थान पर खड़ा हूं और दूसरे स्थान तक पहुंचने का जो रास्ता है, खाली। रास्ता इतना खाली है कि हर कदम का रखना गूंजने लगता है, कहीं तक भी पहुंचने की निरर्थकता में। पर कितनी देर तक एक जगह टिका जा सकता है? मैं चलना शुरू करता, जैसे लिखना शुरू करता। जैसे दूसरे स्थान पर पहुंचता हूं तो अपना सारा प्रयास सुकून देता है। छोटे कदम छोटे सुख जैसे दिखने लगते हैं, जो बहुत वक्त तक साथ देते हैं। पर दूसरे स्थान पर ज्यादा देर अगर टिका रहा तो वह पहले स्थान के सपने में कैद हो जाएगा, और सपनों में कैद होना त्रासदी है। मुझे तीसरे स्थान का कोई अंदाजा नहीं है, पर जब भी अंधेरे में कदम बढ़ाया है, गिरने के ठीक पहले किसी ठोस चीज ने पैरों को सहारा दिया है। मैं हिचकता नहीं और लिखना आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी को अभी यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में। कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।